अभ्यंत ने आविरल का घमंड तोड़ दिया था, जिसे देखकर शीला ने उससे उसके अल्यूरिंग पिल्स के बिजनेस में पार्टनर बनने का ऑफर किया, जिसे अभ्यंत ने खुशी खुशी मान लिया। कुछ देर बातें करने के बाद अभ्यंत वहां से निकल गया। अभ्यंत के जाने के बाद गौरव ने शीला से कहा, मालकिन आपने सही से सोच लिया ना इस बारे में? जिस पर शीला ने न समझी से पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिस पर गौरव ने कहा, मालकिन मैं अभ्यंत जी के आपके पार्टनर बनने के बारे में बात कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि भावनाओं में आकर आपने ये कदम उठाया है? मतलब कल आपने उन्हें उन ब्लैक टर्टल्स की ज्यादा कीमत दी, उसके बाद वो रोजे फ्लावर जो कब से मिल ही नहीं रहा था, आपने उसे रातों रात मंगवाया, और आज ये सब आखिर क्यों मालकिन? क्या आपका इन सब के पीछे कोई मतलब है? ये सुनकर शीला कुछ सीरियस हो गई और जाकर खिड़की से बाहर बने अपने गार्डन को देखने लगी, जहाँ कई तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। मोर इधर उधर टहल रहे थे, वहीं सूरज की रोशनी उस माहौल को और ज्यादा लुभावना बना रही थी। शीला ने बाहर देखते हुए गौरव से कहा, असल में ये इन कारणों में से एक है जिसकी वजह से मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। जिसे सुनकर गौरव को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने पूछा, मतलब मालकिन आप कहना क्या चाहती हैं? जिस पर शीला ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें पता है गौरव, मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा। मैं बहुत छोटी थी जब मुझे उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था, जहाँ से दादा गुरु यानी इस क्लासिक हॉल के पुराने मालिक विश्वनाथ जी ने मुझे बड़ा किया। उन्होंने मुझे एक बेरहम कातिल बनाया, जिसके पास इमोशंस के नाम पर सिर्फ गुस्सा और नफरत ही थी। अभियन से मिलने के बाद अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने जाना कि परिवार का होना क्या होता है, परिवार की खुशी क्या होती है, जब परिवार पर जब मुसीबत आती है तो कैसा फील होता है। जिसके बाद अभ्यंत में मुझे मैं नजर आने लगी। ये सुनकर गौरव समझ गया कि उनकी मालकिन भले ही दिखाती नहीं, लेकिन वो भी अंदर से काफी टूटी हुई हैं। जिसके बाद गौरव ने पूछा, और दूसरा कारण क्या है? जिस पर शीला ने वापस से कठोर होते हुए कहा, और दूसरा कारण यह है कि अभ्यंत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है बहुत ही जल्द उसे क्लासिक हॉल की नहीं बल्कि क्लासिक हॉल को उसकी जरूरत होगी। इसलिए मैंने पहले ही उसे अपना पार्टनर बना लिया। शीला की बात सुनकर गौरव को समझ आ गया कि उनकी मालकिन काफी दूर की सोच रही थी, जहां तक शायद उसका दिमाग तक नहीं पहुंचा था। वहीं दूसरी तरफ अभ्यंत ने अपने घर की तरफ जाते हुए रास्ते में अपने आप से कहा, चलो इन सब से एक फायदा तो हुआ, और वो ये कि अब मुझे पैसों की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अपनी भूख को शांत करने के लिए मेरे पास काफी खाना भी है, यानी कुछ दिनों तक तो मैं आराम से सिर्फ अपनी साधना पर फोकस कर सकता हूँ। वैसे भी मुझे जल्दी अपने दूसरे चक्र स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करना होगा, ताकि मेरा शरीर और ज्यादा मजबूत हो जाए, जिसके बाद ही मैं अष्ट सिद्धियों की साधना के बारे में सोच सकता हूँ। ये सब सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका घर आ गया, जहाँ एक बुरी खबर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। घर के अंदर जाकर उसने देखा घर पर कोई है ही नहीं। उसने आवाज लगाई, माँ, लेकिन उसे रेनू का कोई जवाब नहीं मिला। वो सोच ही रहा था कि सब कहाँ गए, तभी उसे धीमी सी आवाज आई, अभी तू आ गया। आवाज सुनकर अभ्यंत समझ गया था कि ये प्रीति की आवाज है, लेकिन वो इतना लो साउंड क्यों कर रही है। ये सोच वो फौरन प्रीति के कमरे में गया। जहाँ उसने जो देखा उसे देखकर तो अभ्यंत के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा प्रीति का चेहरा इस वक्त पीला पड़ा हुआ है, होठ बिल्कुल सूख चुके हैं, उससे सांस भी सही से नहीं ली जा रही है। ये सब देखकर अभ्यंत ने प्रीति के पास जाते हुए कहा, दीदी ये सब कैसे, आपको क्या हुआ है? जिस पर प्रीति ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ अभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसे सुनकर अभ्यंत ने परेशान होते हुए कहा, नहीं दीदी आप ठीक नहीं है, मैं आपको अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। जिसे सुनकर प्रीति ने अभ्यंत को रोकते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैंने दवा खा ली है, कुछ ही देर में आराम हो जाएगा। और वैसे भी ये कौन से मेरे साथ पहली बार हुआ है, इसलिए तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुझे मेरी चिंता है। ये सुनकर अभ्यंत को अपनी यादों से पता चला कि महीने में एक बार प्रीति के साथ ऐसा जरूर होता था कि अचानक से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती थी, शरीर पूरी तरह अकड़ जाता था, जिसके बाद कई दिनों तक प्रीति को बिस्तर पर ही रहना पड़ता था। यहाँ तक कि पिछले अभ्यंत को भी इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। ये देखकर अभ्यंत को काफी दुख हुआ। जिसके बाद अभ्यंत ने प्रीति से पूछा, माँ कहाँ गई है इस तरह आपको अकेला छोड़कर? जिस पर प्रीति ने कहा, माँ तो बाजार से सामान लाने गई है, वो तो नहीं जा रही थी, लेकिन मैंने उनसे कहा मैं अपना ध्यान रखूंगी, इसलिए वो जाएं।
अभी अभियंत प्रीति से बात ही कर रहा था कि इतने में रेनू ने कमरे में आते हुए कहा, मैं आ गई। लेकिन फिर अभियंत को वहां देखकर रेनू ने पूछा, अभी तू कब आया? जिस पर अभियंत ने कहा, कुछ देर पहले ही आया माँ, लेकिन आपको इस तरह दीदी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सामान तो बाद में भी आ सकता था ना माँ। इस वक्त अभियंत थोड़ा गुस्सा था। रेनू के इस तरह जाने से वही रेनू को भी एहसास था कि उसने गलती कर दी है। तो रेनू ने अभियंत से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी अभी, तुम सही कह रहे हो, मुझे नहीं जाना चाहिए था। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। जिस पर अभियंत कुछ कहता उससे पहले ही उसे पीछे से आवाज आई, ये मनुष्य फिर से बीमार पड़ गई। इसका तो हमेशा का हो गया है, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इससे। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि शिखर की थी, जो अभी अभी बाहर से आया था। जिसे सुनकर जहां प्रीति को बहुत बुरा लगा था, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू तक गिरने लगे थे, वहीं अभियंत को तो इस वक्त शिखर पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर इस समय वो अकेले होता तो शायद अब तक शिखर की राख भी किसी को नहीं मिलती। अभियंत कुछ बोलता उससे पहले ही रेनू ने चिल्लाते हुए शिखर से कहा, शिखर, ये क्या बदतमीजी है? तुम ऐसा किसी के लिए कैसे कह सकते हो? जिस पर शिखर ने बिना डरे बड़े ही बेफिक्र अंदाज में कहा, तो गलत क्या कहा मैंने? ये मनुष्य ही है, जब से पैदा हुई है बस परेशान किए जा रही है। इससे तो अच्छा होता कि ये तभी मर जाती। ये सुनकर तो अभियंत के सब्र का बांध टूट गया। वो चिल्लाते उठा, शिखर! अभियंत की आवाज सुनकर सब एक पल के लिए हैरान रह गए। वहीं उन्होंने जब उसका गुस्सा देखा तो सबको अपनी रीढ़ की हड्डी तक में कंपन महसूस होने लगी। सभी अभियंत का ये रूप देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी ने भी अभियंत को इतने गुस्से में आज से पहले कभी नहीं देखा था। वहीं शिखर को तो उस दिन वाला थप्पड़ याद आ गया था, जिसे याद कर वो इतना डर गया कि 2 कदम पीछे लेकर हकलाते हुए कहा, हे, ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? तुझे क्या लगता है तेरे ऐसे चिल्लाने से मैं डर जाऊंगा? अरे मैंने गलती क्या बोला? जो सच है वही तो बोला। ये मनहूस हमेशा मनहूस ही रहेगी। शिखर की लगातार बकवास सुनकर अभियंत ने अपने आप से कहा, आज तो ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ये बोल वो शिखर की तरफ बढ़ने लगा। वहीं अभियंत का गुस्सा देखकर रेनू को इतना अंदेशा तो हो गया था कि अगर उसने अभियंत को अभी नहीं रोका तो शायद आज अनर्थ हो जाएगा। ये सोच रेनू आगे बढ़ी। इससे पहले कि अभियंत शिखर को कुछ कर पाता, रेनू ने अभियंत को पकड़ते हुए कहा, अभी ये क्या करने जा रहा था तू? शिखर तेरा बड़ा भाई है। जिसे सुनकर अभियंत ने गुस्से से कहा, अगर बड़ा भाई ऐसा होता है तो मुझे नहीं चाहिए कोई बड़ा भाई। फिर शिखर की तरफ दांत चबाते हुए उसने रेनू से कहा, माँ, इससे कह दो अभी के अभी यहाँ से चला जाए, वरना मुझे नहीं पता मैं इसके साथ क्या कर बैठूंगा। अभियंत की बात सुनकर शिखर ने गुस्से से कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे धमकी दे रहा है? अरे तू है कौन? उस मनुष्य का नकारा भाई, जो बस पड़े पड़े सबके लिए बोझ ही बन चुका है। 2-4 पैसे क्या कमा लिए अपने आप को हीरो समझने लगा। भूल मत, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। शिखर की बकवास सुनकर एक बार फिर अभियंत उसकी तरफ बढ़ने लगा, जिसे रोकते हुए रेनू ने चिल्लाकर शिखर से कहा, बस कर नालायक, बंद कर अपनी ये बकवास और अभी के अभी निकल जा यहाँ से। मुझे नहीं पता था तेरे दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है। अरे आज तो मुझे शर्म आ रही है तुझे अपना बेटा कहने में। निकल जा यहाँ से अभी के अभी। जहाँ रेनू की बात सुनकर शिखर गुस्से से वहां से निकल गया, वहीं इन लोगों की इस बात की भनक तक नहीं थी कि 2 कान इन सब की बातें सुन रहे थे। सारा झगड़ा देखकर और सुनकर उस इंसान के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, अब आएगा मजा। वहीं अपना गुस्सा शांत कर अभियंत ने जब वापस से प्रीति की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। प्रीति बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर अभियंत ने घबराते हुए आवाज में पुकारा, प्रीति दीदी। जिसे सुनकर जब रेनू ने प्रीति की तरफ देखा तो वो भी उसकी तरफ भागी। अभियंत ने फौरन जाकर प्रीति का सिर अपनी गोद में लेते हुए कहा, दीदी, दीदी उठो, क्या हुआ है आपको? लेकिन प्रीति का कोई जवाब नहीं आया। जिसे देखकर अभियंत ने घबराते हुए रेनू से पूछा, माँ, दीदी को क्या हो गया? वहीं रेनू ने जब देखा तो जल्दी से प्रीति के चेहरे पर पानी मारा, जिससे प्रीति को कुछ होश आया। जिसे देखकर अभियंत की जान में जान आई। एक पल के लिए अभियंत डर गया था कि तभी उसने प्रीति को खो तो नहीं दिया। विक्रम को खोने के बाद ये पहली बार था जब अभियंत ने वही दर्द, वही तड़प दोबारा महसूस की थी। वहीं प्रीति अभियंत को देखकर उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, भाई, मैं मनहूस नहीं हूँ। जिसे देखकर अभियंत के आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रीति को चुप कराते हुए कहा, नहीं दीदी, आप मनहूस नहीं है। वो शिखर तो कुछ भी बकवास करता है। अगर आप मनहूस होती तो क्या मैं, पापा आपसे इतना प्यार करते?
इसलिए आपको ये सब सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सब संभालूंगा और आप देखना बहुत जल्द आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। ये बोलकर अभियंत ने प्रीति को गले लगा लिया। वहीं रेनू भी ये सब देखकर खुद को रोने से रोक नहीं पाई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कोख से जन्मे बच्चों की सोच में इतना अंतर कैसे हो सकता है। रात में खाने के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, सिवाय शिखर के, जो अब तक घर नहीं आया था। सबको एक साथ देख वहाँ रेनू ने शरद से कहा, सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो क्या होगा आगे? आखिर ऐसा क्या कहना चाहती है रेनू? आखिर कौन था वो अनजान शख्स? क्या कुछ बड़ा होने वाला है अभियंत के परिवार के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।